हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, 6 मरीडियंस में एसेस्टाज़ू और उनके डिसेबल्स का सामना आदि मानव जैसे दिखने वाले अजीब से लोगों के साथ होता है और उन आदि मानव जैसे दिखने वाले लोगों का पीछा करते हुए एसेस्टाज़ू और उनके सभी डिसेबल्स वहाँ पे एक अजीब से पिलर के पास पहुंच चुके थे, जिससे वो आदि मानव जैसे दिखने वाले लोग उस बड़े से पिलर को अपना होली टेम्पल समझते हुए उसकी पूजा कर रहे थे। और उस पिलर का राज पता लगाने के लिए एसेस्टाज़ू अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस बड़े से पिलर को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जैसे ही वो पिलर वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है तो उससे एक होली बॉडी बाहर निकलती है, जिससे वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ उस होली बॉडी को अपने सामने देखकर वो सभी आदि मानव जैसे लोग पूरी तरह से पागल हो चुके थे और वो सभी लोग वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाते हुए उस होली बॉडी की जय जयकार करने लगे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पहले जहाँ उस होली बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही थी, पर अब अचानक ही उस होली बॉडी ने उन आदि मानव जैसे दिखने वाले लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, जो देखकर बर्नी क्रो चौंकते हुए कहता है, इस स्टोन मोनोमेट जैसी दिखने वाली अजीब सी बॉडी ने अचानक अपना पैटर्न चेंज क्यों कर दिया? अब तक तो ये यहाँ पे सिर्फ अपनी पावर रिलीज कर रही थी, पर अब इसने अचानक ही आदि मानव जैसे दिखने वाले लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया है। वहीं वो आदि मानव तो अभी भी वहाँ पे बिल्कुल पागलों की तरह उस होली बॉडी के जय जयकार किए जा रहे थे, जो देखकर मिशू कहती है कि मेरे ख्याल से ये बॉडी इनके होली लॉर्ड की है, और अगर वाकई ऐसा है तो इसका मतलब है कि इनके होली लॉर्ड वापस आ चुके हैं, जो क्या बहुत जल्द इन सभी को दोबारा ठीक करते हुए इन सभी को दोबारा इमोर्टल कल्टिवेटर्स में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। वहीं वो आदि मानव तो उसी तरह से अपने होली लॉर्ड की जय जयकार करते हुए अब उसके सामने वहाँ पे पूरी तरह से झुक गए थे। और जैसे ही वो लोग वहाँ पे अपने होली लॉर्ड के सामने झुकते हैं तो उनके होली लॉर्ड ने वहाँ पे उनकी स्पिरिचुअल पावर को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, जो देखकर बर्नी क्रो वहाँ पे एक बार फिर से चौंकते हुए उस होली बॉडी के पास जाकर उसे चारों तरफ से बहुत ही गौर से देखने लगता है। और उसे देखने हुए साथ साथ ये भी सोच रहा था कि आखिर ये अजीब से दिखने वाली बॉडी इन लोगों की स्पिरिचुअल पावर को कैसे ऑब्जर्व कर रही थी। पर अभी बेचारा बर्नी क्रो वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक ही वो होली बॉडी अपनी आंखें खोल लेती है, जो देखकर बर्नी क्रो डरते हुए जल्दी से एसेस्टाज़ू के पीछे आ गया था। तभी वो होली लॉर्ड भी अपनी आंखें खोलकर चुपचाप नीचे आते हुए एसेस्टाज़ू और उनके सभी डिसेबल्स को वहाँ पे इग्नोर करते हुए आदि मानव जैसे दिखने वाले लोगों के पास जाने लगता है। और उस होली लॉर्ड ने वहाँ पे एसेस्टाज़ू और उनके डिसेबल्स को तो ऐसे इग्नोर कर दिया था कि जैसे वो लोग उसे वहाँ पे दिखाई ही नहीं दे रहे। ये देखकर एसेस्टाज़ू के सभी डिसेबल्स को एक झटका लगता है। वहीं वो होली लॉर्ड धीरे धीरे वहाँ पे अपने लोगों के पास जाने लगा था, जो देखकर वो सभी आदि मानव वहाँ पे बहुत ज्यादा डरे हुए दिखाई दे रहे थे। और वो लोग अपनी ही एंशिएंट भाषा में अपने होली लॉर्ड से माफी मांगते हुए उसे कुछ कहने लगे थे, जो देखकर मिशू उन आदि मानव जैसे दिखने वाले लोगों से सवाल करते हुए पूछती है कि तुम लोग अपने होली लॉर्ड को देखकर खुश नहीं हो रहे। जिसपे निंगयू भी थोड़ा चौंकते हुए मिशू से कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, आखिर ये सभी लोग इस तरह से अपने होली लॉर्ड से डर क्यों रहे हैं? जिसपे मिशू कुछ सोचते हुए कहती है, मेरे ख्याल से तो इन लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से अचानक एक दिन कुछ लोग आकर इनके होली टेम्पल को डिस्ट्रॉय करते हुए इनके होली लॉर्ड को आजाद करवा देंगे। और हो सकता है शायद ये लोग ऐसा सोच रहे हो कि उस होली टेम्पल के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से इनके होली लॉर्ड इनके ऊपर गुस्सा हो गए हैं, इस वजह से शायद ये लोग इस तरह से घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब वो होली लॉर्ड वहाँ पे उन आदि मानव जैसे दिखने वाले लोगों के काफी करीब पहुंच चुका था, जो देखकर वो सभी लोग डर के मारे घबराते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। और आखिर में उनका लीडर भी डर के मारे वहाँ से भागने लगा था। पर जब वो देखता है कि इनके होली लॉर्ड वहाँ पे चुपचाप आके खड़े हो गए हैं, तो वो थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए एक बार फिर से वहीं पे रुक जाता है और अपने होली लॉर्ड के सामने झुकते हुए दोबारा वहाँ पे उनसे माफी मांगने लगा था। और ये सब एसेस्टाज़ू भी काफी गौर से देखो सुन रहे थे। वहीं बेचारा वो लीडर तो लगातार वहाँ पे अपने उस होली लॉर्ड से माफी मांगे जा रहा था, जिसपे वो होली लॉर्ड उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता। पर हम देखते हैं कि अचानक ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उस लीडर के सर के ऊपर रखते हुए वहाँ पे उसकी स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करने लगा था। और इस सब में बेचारे उस लीडर को वहाँ पे अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, जिसके चलते वो वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने भी लगा था। ये देखकर तो वहाँ पे मौजूद बाकी सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे थे। पर तब तक वो होली लॉर्ड वहाँ पे उस लीडर की पावर को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर चुका था, इसलिए वो वहाँ पे उस लीडर की बॉडी को एक तरफ फेंकते हुए अपने दोनों हाथों की मदद से पीछे से उन सभी लोगों की स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करने लगा था, जिसकी वजह से वो सभी लोग भी बेचारे वहाँ पे दर्द में तड़पने लगे थे। पर उनका वो होली लॉर्ड वहाँ पे उनके ऊपर कोई भी रहम नहीं देखा था और देखते ही देखते उसने वहाँ पे उन लोगों की स्पिरिचुअल पावर को भी वहाँ पे पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया था, जो देखकर बर्नी क्रो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, क्या ये होली लॉर्ड पागल हो गया है? आखिर ये अपने ही लोगों को मारते हुए इनकी स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व क्यों किए जा रहा है? और ये कहकर बर्नी क्रो गुस्से से उस होली लॉर्ड से कहता है, अगर तुम इसी तरह से सभी लोगों को मारते हुए इनकी स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करते रहे तो फिर तुम होली लॉर्ड किसके रहोगे? फिर तो तुम्हारी यहाँ पे जय जयकार करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। और अभी बर्नी क्रो वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक एसेस्टाज़ू वहाँ पे कोल्ड टोन में अपने सभी डिसेबल से कहते हैं कि ये होली लॉर्ड इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, ये तुम सभी की प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल सही है। एसेस्टाज़ू की सिर्फ इतना कहते हैं, एसेस्टाज़ू के डिसेबल्स वहाँ पे उनकी सारी बात समझ जाते हैं, जिसके बाद अचानक ही हाउजियन और निंगयू अपना अपना ऑरा रिलीज करते हुए बहुत ही तेजी से उस होली लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ सबसे पहले हाउजियन अपनी डीमन डिस्ट्रॉइंग वज्रा पाम टेक्निक का यूज करते हुए उस होली लॉर्ड के ऊपर जाकर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है, जैसे वो होली लॉर्ड वहाँ पे रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता। पर देखते ही देखते उस होली लॉर्ड ने वहाँ पे हाउजियन के हमले की सारी पावर को ऑब्जर्व करते हुए उसे वहाँ से पीछे की तरफ धकेल दिया था। और निंगयू जो कि हाउजियन के पीछे पीछे वहाँ पे उस होली लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी, हाउजियन उसे भी वहाँ पे सुधार करते हुए कहता है कि उसे गलती से भी टच मत करना, वो हमारे अटैक की सारी स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व कर
लेता है। हाउजियन की ये बात सुनकर निंगयू भी वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए उसके करीब नहीं जाती और उसने दूर से ही अपने 10,000 पॉइजनस फ्लावर्स का यूज करते हुए उस होली लॉर्ड के ऊपर बहुत ही खतरनाक हमला कर दिया था। पर इस बार भी वो होली लॉर्ड बिल्कुल पहले की तरह इस अटैक से भी बचने की कोशिश नहीं करता और जैसे निंगयू का ये अटैक जाकर उसे वहाँ पे हिट होता है तो देखते ही देखते उस होली लॉर्ड ने वहाँ पे निंगयू के इस अटैक की सारी स्पेशल पावर को भी ऑब्जर्व कर लिया था, जो देखकर निंगयू वहाँ पे चौंकते हुए अपने मन में कहती है तो इसका मतलब है कि ये अपने ऊपर स्पेशल एनर्जी से हुए किसी भी अटैक की स्पेशल पावर को ऑब्जर्व कर सकता है। ये तो वाकई काफी ज्यादा खतरनाक है, इस तरह से तो इसके साथ फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर अभी निंगयू वहाँ पे ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक ही वो होली लॉर्ड वहाँ पे अपनी होली पावर्स का यूज करते हुए निंगयू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी होता है। वहीं निंगयू की तरह हाउजियन भी सारा माजरा समझ चुका था, इसलिए वो निंगयू से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं देखता हूँ कि ये मेरी मार्शल आर्ट पावर से कैसे बचता है। वहीं निंगयू तो उसके अटैक के इम्पैक्ट की वजह से वहाँ से खिसकते हुए काफी पीछे आ चुके थे, जबकि हाउजियन वहाँ पे लगातार अपनी मार्शल आर्ट पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर निंगयू भी वहाँ पे एक बार फिर से अपने स्पेशल पॉइजनस फ्लावर्स को क्रिएट करते हुए पीछे से ये होली लॉर्ड के ऊपर हमला कर देती है, जो देखकर हाउजियन भी वहाँ पे निंगयू के अटैक से बचने के लिए थोड़ा पीछे आ गया था। पर वो होली लॉर्ड वहाँ पे अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता, जिसकी वजह से निंगयू के वो सभी फ्लावर्स उसे वहाँ पे बहुत ही तेजी से हिट होने लगे थे। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि होली लॉर्ड को इन छोटे मोटे अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा और तभी हम देखते हैं कि वो होली लॉर्ड वहाँ पे अपनी एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज करते हुए निंगयू के इस अटैक की पावर को भी वहाँ पे ऑब्जर्व कर लेता है, जो देखकर निंगयू वहाँ पे थोड़ी परेशान हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे मिचू और बन्ने करो की नजर वहाँ पे गिरे हुए हाई लेवल के स्टोन्स के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर मिचू वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है इन हाई लेवल के स्पेशल स्टोन्स की मदद से तो मैं बहुत जल्द बहुत ज्यादा अमीर होने वाली हूँ। और यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे बन्ने करो और मिचू को तो इस फाइट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तभी निंगयू वहाँ पे अपने क्लोन्स बनाते हुए हाउजियन की तरह अपनी मार्शल आर्ट पावर का यूज करते हुए होली लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और हाउजियन और अपने क्लोन्स के साथ मिलकर निंगयू ने वहाँ पे चारों तरफ से वहाँ पे उस होली लॉर्ड के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। वहीं मिचू और बन्ने करो तो अभी भी वहाँ पे उन हाई लेवल के स्टोन्स को कलेक्ट करने में लगे हुए थे और साथ साथ मिचू वहाँ पे उन हाई लेवल के स्पेशल स्टोन्स की तारीफ करते हुए कह रही थी ये सभी की सभी हाई लेवल के स्पेशल स्टोन्स बहुत ही ज्यादा खास है, जिसमें बन्ने करो भी वहाँ पे उन हाई लेवल के स्पेशल स्टोन्स को कलेक्ट करते हुए मिचू से कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये सभी आदि मानव जैसे दिखने वाले लोग तो बहुत ज्यादा बेवकूफ है, उन इन हाई लेवल के स्पेशल स्टोन्स की कीमत का क्या पता कि ये कितने ज्यादा खास है। और ये कहकर बन्ने करो मिचू से कहता है कि जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमारे हाथ में कुछ भी ना आए। वही ऐसा जो कि सब वहाँ पे काफी गौर से देख रहे थे, वो अचानक आगे बढ़ते हुए उनमें से हाई लेवल के स्पेशल स्टोन्स को अपने हाथ में लेकर गौर से चेक करने लगते हैं और उस हाई लेवल के स्पेशल स्टोन्स के रहस्य के बारे में पता लगाने के लिए उसके अंदर अपनी डिवाइन स्पेशल पावर भी डाल दी थी। वहीं दूसरी तरफ हाउजियन और निंगयू अभी भी लगातार अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स का यूज करते हुए होली लॉर्ड के ऊपर हमले किए जा रहे थे, लेकिन वो होली लॉर्ड वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होकर बहुत ही आसानी से उन दोनों के हमलों को रोके जा रहा था। और तभी अचानक हम देखते हैं कि वो होली लॉर्ड वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए निंगयू और हाउजियन दोनों को वहाँ पे खुद से दूर कर देता है और उसके बाद वो वहाँ पे एक बार फिर से अपने होली लॉर्ड की सुप्रीम टेक्निक का यूज करते हुए हाउजियन और निंगयू दोनों के स्पेशल पावर को ऑब्जर्व करने लगा था और उसकी ये सुप्रीम टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि निंगयू और हाउजियन भी उसे खुद को नहीं बचा पा रहे थे। और देखते देखते अब उस होली लॉर्ड ने वहाँ पे उन दोनों की स्पेशल पावर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, जो देखकर हाउजियन थोड़ा घबराते हुए निंगयू से कहता है इसकी स्पेशल एनर्जी को तो ऑब्जर्व करने की पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, अब हम क्या करें। वहीं उन दोनों के साथ साथ वो होली लॉर्ड और आदि मानव जैसे देखने वाले लोगों के अंदर मौजूद बची खुची हुई स्पेशल एनर्जी को भी ऑब्जर्व करने लगा था। पर असल खेल तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि एसेस्टाजू यानी हेल गॉड को उस हाई लेवल के स्पेशल स्टोन का रहस्य पता चल चुका था। वहीं निंगयू और हाउजियन उस होली लॉर्ड को रोकने के लिए बेचारे अपना पूरा दम लगा रहे थे, लेकिन वो दोनों मिलकर भी वहाँ पे उस होली लॉर्ड का सामना नहीं कर पा रहे थे। पर तभी हम देखते हैं कि एसेस्टाजू उस होली लॉर्ड की तरफ देखकर कोल्ड टून में कहते हैं स्टॉप, और एसेस्टाजू कैसे कहते हैं उस होली लॉर्ड की सुप्रीम टेक्निक वहीं पे रुक गई थी। जिसके बाद एसेस्टाजू एक बार फिर से उस होली लॉर्ड की तरफ कोड लुक से देखते हुए कहते हैं डिस्ट्रॉय, और एसेस्टाजू कैसे कहते हैं सो कॉल्ड होली लॉर्ड की बॉडी के अंदर धीरे धीरे क्रैक्स आने लगे थे। और तभी अचानक हम देखते हैं कि ऊपर आसमान से बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी उस होली लॉर्ड की बॉडी के ऊपर गिरने लगती है, और वो गोल्डन एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि रात के अंधेरे में भी वहाँ पे चारों तरफ रोशनी फैल गई थी। और तभी देखते ही देखते एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ उस होली लॉर्ड की बॉडी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके साथ ही उन सभी आदि मानव जैसे दिखने वाले लोगों को भी होश आ गया था। उसके बाद अचानक ही सीन चेंज होता है, हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि कहीं दूर एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ कॉफी पी रहा था। पर तभी अचानक उसे वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पेन होता है, और देखते ही देखते वहाँ पे उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। और देखने से तो ऐसा लग रहा था कि ये सब उस होली लॉर्ड के डिस्ट्रॉय होने की वजह से हो रहा है। तभी वो ओल्ड मैन बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए खुद से ही कहता है आखिर उसे बाहर किसने निकाला और बाहर निकालने के बाद उसे मार कैसे दिया, हालांकि वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था। और ये कहकर वो ओल्ड मैन अचानक सीरियस होते हुए कहता है कि मुझे लगता है एक बार फिर से वही टाइम वापस आने वाला है। अब ये ओल्ड मैन यहाँ पे किस टाइम के बारे में बात कर रहा था ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। उसके बाद दोबारा सीन चेंज होता है, 6 मरीनेस के उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एसेस्टाजू ने उस होली लॉर्ड को खत्म किया था, और उस होली लॉर्ड के खत्म हो जाने की वजह से उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी स्नोफॉल के रूप में वहाँ पे नीचे गिरने लगी थी, और वो एनर्जी जिस पर्सन को वहाँ पे छू रहे थे उस पर्सन को अपने पास वहाँ पे वापस मिलती जा रही थी। और देखते देखते वो सभी आदिमानव भी वहाँ पे धीरे धीरे ठीक होने लगे थे, जो देखकर बन्ने करो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि इन सभी आदिमानव जैसे दिखने वाले लोगों को अपने पावर्स वापस मिलने के बाद न सिर्फ ये लोग यहाँ पे ठीक हो गए हैं, बल्कि उसी के
साथ साथ ये सभी लोग मर जाने में ही इमोर्टल रियलम के 4th ग्रेड से होते हुए 5th ग्रेड में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। कहीं ये सब पता चलने के बाद ये सभी लोग खुशी के मारे पागल ही ना हो जाए। पर वो सभी आदि मानव जैसे दिखने वाले लोग तो खुद को ठीक देख कर भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और उन आदि मानव जैसे दिखने वाले लोगों का कबीला जिसका नाम जुआन बुकलैंड था, उन्हें देखकर निंग यू कहती है, जुआन बुकलैंड के ये सभी लोग पिछले न जाने कितने हजारों सालों से मोसेस की पूजा करते हुए आ रहे थे और इन बेचारों को तो इस बात की खबर ही नहीं थी कि ये जिन लोगों की पूजा कर रहे हैं वही लोग इनकी स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करते हुए इनका नाजायज फायदा उठा रहे थे। इसी बात से पता चलता है कि जुआन बुकलैंड के ये सभी लोग कितने ज्यादा बेवकूफ है, क्योंकि पिछले हजारों सालों में इनमें से किसी एक ने भी ये बात नोटिस नहीं की कि वो होली लॉर्ड इनका गलत फायदा उठा रहा था। वहीं जुआन बुकलैंड के वो सभी लोग खुद को ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे और वो सभी लोग वहाँ पे अपनी खुशी मनाते हुए कोई अजीब सा डांस भी करने लगे थे। वहीं निंग यू के सारी बातें सुनकर बन्नी क्रो कहता है, इन सभी लोगों का IQ लेवल बहुत ही ज्यादा लो है, तो फिर उस होली लॉर्ड के बारे में ये बात नोटिस करना तो इन सभी के लिए इम्पॉसिबल था। खैर बन्नी क्रो की ये बात सुनकर सेटाजू वहाँ से चुपचाप अपने डिसेबल्स को लेकर जाने लगते हैं और जुआन बुकलैंड का लीडर जो कि अपने लोगों के साथ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, उसकी नजर भी वहाँ पे सेटाजू और उनके डिसेबल्स के ऊपर पड़ती है जो कि वहाँ से जा रहे थे। ये देखकर वो लीडर भागकर बहुत ही कूल तरीके से सेटाजू के सामने आते हुए उनके सामने झुककर उनसे कहता है, हम सभी की जान बचाने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और ये सब वो अपनी उसी एंशिएंट भाषा में ही कह रहा था। वहीं अपने लीडर के पीछे पीछे जुआन बुकलैंड के बाकी सभी लोग भी सेटाजू के सामने झुकते हुए वहाँ पे अपनी ही भाषा में सेटाजू का शुक्रिया अदा करने लगे थे, जिसपे सेटाजू उन्हें वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते और वो उन सभी को इग्नोर करते हुए चुपचाप दोबारा वहाँ से जाने लगे थे। जो देखकर वो लीडर एक बार फिर से सेटाजू के रास्ते में आकर उनके सामने झुकते हुए अपनी ही भाषा में उनसे कुछ कहने लगा था और देखने से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लीडर सेटाजू से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। जो देखकर बन्नी क्रो थोड़ा गुस्से से उस लीडर से कहता है कि अब तुम हमारे सेटाजू की पूजा क्यों कर रहे हो, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे एंसेस्टर ने तुम सभी को अपना गुलाम बनाने के लिए ये सब नहीं किया और अब क्योंकि तुम्हारा वो होली लॉर्ड मर चुका है तो तुम सभी लोग भी आजाद हो चुके हो और तुम सभी लोगों को अपनी अपनी पावर्स भी वापस मिल चुकी है, इसलिए तुम लोगों को किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर बन्नी क्रो वहाँ पे खुद से ही कहता है कि मैं किसको समझा रहा हूँ, इनको समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। पर अभी बन्नी क्रो वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक मिचू जिसे उस लीडर की सारी बात समझ आ चुकी थी वो आगे आते हुए एंसेस्टर से कहती है, एंसेस्टर ये कहना चाह रहा है कि पहले ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा बेवकूफ थे, इसलिए वो लोग पहचान नहीं पाए कि उनका रियल होली लॉर्ड कौन है, पर अब इन्हें समझ आ चुकी है, इसलिए अब ये आपको अपने जुआन बुकलैंड का नया होली लॉर्ड बनाना चाहते हैं। मिचू की ये बात सुनकर बन्नी क्रो वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि ये सभी आदि मानव जैसे दिखने वाले लोग तो बहुत ही ज्यादा होशियार निकले, इतनी जल्दी इन लोगों को समझ आ गया कि एंसेस्टर इनके नए होली लॉर्ड बनने के काबिल है। और अभी थोड़ी देर पहले तो ये लोग सिर्फ एक स्टोन के लिए हमारा पीछा करते हुए हमें मारने के लिए भी तैयार हो गए थे और अब ये हमारे एंसेस्टर को अपना होली लॉर्ड बनाना चाह रहे हैं। ये सभी लोग तो वाकई काफी ज्यादा चालाक निकले। पर एंसेस्टर चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ते हुए कोल्ड टोन में कहते हैं कि मुझे किसी का भी होली लॉर्ड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और एंसेस्टर के पीछे पीछे उनके सभी डिसेबल्स भी वहाँ से जाने लगे थे। पर तभी अचानक ही वो लीडर वहाँ पे मिचू को रोकते हुए अपनी ही भाषा में उसे कुछ कहने लगता है। असल में वो लीडर वहाँ पे पैसों के बदले में मिचू को लालच देते हुए कह रहा था कि अगर आप अपने एंसेस्टर को हमारा होली लॉर्ड बनाने में मदद करें तो हम लोग आपको अपने जुआन बुकलैंड का आधा खजाना देने के लिए तैयार है। जिसपे मिचू थोड़ा गुस्से से कहती है कि मैं पैसों के लिए अपने एंसेस्टर को धोखा नहीं दे सकती। जिसपे वो लीडर दोबारा अपनी भाषा में उसे रिक्वेस्ट करते हुए कुछ कहता है, जो सुनकर मिचू भी खुश होते हुए कहती है क्या वाकई ही। जिसपे वो लीडर वहाँ पे एक बार फिर से एंसेस्टर की तरफ इशारा करते हुए अपनी ही भाषा में मिचू से कुछ कहता है। जिसपे मिचू भी एक स्माइल करते हुए कहते हैं कि वेल ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, ये मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। अब उन दोनों के बीच यहाँ पे क्या बात हुई थी इसका पता हमें थोड़ी ही देर में चल जाएगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें 6 मरीडियंस के एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ बन्नी क्रो कह रहा था कि पता नहीं इस 6 मरीडियंस के साथ ऐसा क्या हो गया जो यहाँ पे रहने वाले सभी इमोर्टल कल्टीवेटर्स इस तरह से आदि मानव जैसे दिखने वाले लोगों में ट्रांसफॉर्म हो गए। जिसपे मिचू वहाँ पे बन्नी क्रो को मजे लेते हुए कहती है, मुझे तो लगा था कि सिर्फ डीमन क्लैन के लोग ही बेवकूफ होते हैं और वो इस तरह से आंखें बंद करके अपने होली लॉर्ड के ऊपर यकीन करते हुए उनकी पूजा करते हैं, जबकि ऐसे डीप से लोग तो आज मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रही हूँ। लेकिन फिर भी ये लोग मुझे डीमन क्लैन के लोगों से तो काफी ज्यादा समझदार दिखाई दे रहे हैं। मिचू की ये बात सुनकर बन्नी क्रो वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहता है, हम डीमंस बहुत ही ज्यादा समझदार होते हैं और हम लोग किसी को ऐसे ही अपना होली किंग या होली लॉर्ड नहीं मान लेते। जो इस काबिल होता है हम उसी को सिर्फ अपना होली लॉर्ड बनाते हैं। और हाँ, डीमन क्लैन के लोग इन आदि मानव जैसे दिखने वाले लोगों से क्या तुम लोगों से भी ज्यादा समझदार होते हैं। मुझे ही देख लो, मैं भी तो तुम सभी लोगों में से ज्यादा समझदार हूँ और हम डीमन सिर्फ उसी के सामने झुकते हैं जो कि हमसे ज्यादा ताकतवर होता है, ना कि इन आदि मानव जैसे दिखने वाले बेवकूफ लोगों की तरह जिन्हें ये भी नहीं पता कि उनके साथ हुआ क्या था, वो कैसे इस तरह से आदि मानव जैसे दिखने वाले लोगों में ट्रांसफॉर्म हो गए। और ऊपर से वो सभी बेवकूफ लोग एक ऐसे मोस्टर की पूजा कर रहे थे जो कि उनकी स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करते हुए उनका नाजायज फायदा उठा रहा था। बन्नी क्रो की ये सारी बातें सुनकर निंग यू अचानक वहाँ पे सीरियस होते हुए कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन उस बड़े से पिलर और उस होली लॉर्ड के पीछे किसका हाथ होगा, क्योंकि देखने से तो ये साफ साफ पता चल रहा था कि उन दोनों को ही किसी ने वहाँ पे बनाया था। क्या 7 मरीडियंस की तरह यहाँ भी इस सब के पीछे किसी गॉड का हाथ है? जिस पर सेटाजू ने वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, नहीं, यहाँ पे ये सब कोई पसंद नहीं कर रहा है जो कि इन सभी लोगों को अपने कब्जे में करते हुए इनके ऊपर राज करना चाहता है। सेटाजू की ये बात सुनकर बन्नी क्रो कहता है कि वो पसंद जो कोई भी है पर वो बहुत ही ज्यादा घटिया लग रहा है जो कि इन लोगों की स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करते हुए खुद को पावरफुल बना रहा है। वही मिचू भी सवाल करते हुए पूछती है, क्या इन सभी लोगों को इमोर्टल कल्टीवेटर से आदि मानव
मानव में उसी मास्टर ने ट्रांसफॉर्म किया होगा, जिसपे निंग्यू उससे कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, शायद ऐसा भी हो सकता है। और ये कहकर निंग्यू उससे कहते हैं कि हाँ याद आया, तुम आखिर में ज़ुआनगू क्लैन के उस लीडर से क्या बात कर रहे थे। निंग्यू की ये बात सुनकर मिचू अचानक ही वहाँ पे थोड़ा हड़बड़ा जाती है और वो अपनी बात को चेंज करते हुए कहते नहीं वो कोई खास बात नहीं थी, मैं बस उन लोगों को थोड़ा बहुत अपना नॉलेज दे रही थी ताकि उन लोगों को पता चल सके कि उन लोगों को किसके ऊपर यकीन करना चाहिए। और मेरे थोड़ी देर के समझाने के बाद वो सभी लोग मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ गए थे, इसलिए अब वो सभी लोग पहले की तरह बेवकूफ नहीं रहे। मिचू की ये बात सुनकर बनने को थोड़ा चौंकते हुए उससे पूछता है कि आखिर इतने कम समय में तुमने उन सभी लोगों को इतना सब कुछ कैसे सिखा दिया, जबकि उन्हें तो कुछ भी समझा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। जिस पे मिचू वहाँ पे एक मिस्टीरियस स्माइल करते हुए बनने को से कहती है कि वो मेरा अपना एक टैलेंट है। और ये कहकर वो वहाँ पे बनने को कोई भी जवाब दिए बगैर चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाती है। उसके बाद दोबारा सीन चेंज होता है, हमें दोबारा वहाँ पे उस पिलर वाली जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ुआनगू क्लैन का वो लीडर अपने लोगों को गाइड करते हुए अपने क्लैन के बीचों बीच वहाँ पे एक बहुत बड़े स्टोन मोन्यूमेंट की मदद से अपने लोगों से एसेट टज़ू की मूर्ति बनवा रहा था। और जैसे एसेट टज़ू की मूर्ति वहाँ पे बनकर कंप्लीट होती है तो वो सभी लोग एसेट टज़ू की मूर्ति के सामने झुकते हुए उनकी पूजा करने लगे थे। और एसेट टज़ू की मूर्ति के नीचे हमें वहाँ पे मिचू की बुक्स भी दिखाई देती हैं, जो उसने जरूर इन आदि मानव जैसे दिखने वाले लोगों को भी धोखा देते हुए इन्हें बेच दी होगी। और ये मूर्ति वाला आइडिया भी उसी ने इन लोगों को दिया होगा। खैर वो सभी आदि मानव जैसे दिखने वाले लोग एसेट टज़ू को अपना नया होली लॉर्ड मानते हुए उनके सामने झुकते हुए वहाँ पे उनकी जय जयकार करने लगे थे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।